हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। सबके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो अब आ चुके हैं। सारे लोग पैनिक हो रहे हैं कि कैसे आंसर लिखना है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें बताने चाहिए या फिर हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ आईपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में कुछ आपको गाइड करने वाली हूँ, हिंट देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। क्या कह रहा है ये कि व्हाट इज़ क्राइम, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टॉट एंड सीन। सीन का मतलब पाप होता है यहाँ पे। देखो इसमें दो क्वेश्चन हैं। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझना सीखो कि क्वेश्चन आता है तो उसको पढ़े, ऐसा नहीं कि पढ़ दें बस रीडिंग दे दे। रीडिंग देने का मतलब क्वेश्चन समझना नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हो तो देखो उसका एग्जैक्ट कहने का मतलब क्या है, वो पूछ क्या रहा है, वो चाहता क्या है आपसे आंसर। तो पहले कह रहा है तो पहले तो आप डिफाइन कर दीजिए। इसमें इस क्वेश्चन में दो आपका क्वेश्चन निकल के आता है। दिख तो रहा है एक ही है कि एक ही लाइन में है, बस लिख देना है आंसर। नहीं, पहला कह रहा है कि व्हाट इज क्राइम। ये ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्राइम क्या है वो डिफाइन करो। अब क्राइम क्या है ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। डिफाइन करने जाओ तो आपको बच्चे कहते हैं कि मैडम जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें हम लोग 4 पेज लिखे, 5 पेज लिखे, कितना लिखे। तो एक जो लॉन्ग आंसर लिखने का पेज का अगर हम लोग देख लें तो 5 पेज ठीक रहते हैं, 5 पेज आप लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 पेज में आप ज़बरदस्ती भरे जा रहे हैं। जितना उस क्वेश्चन का डिमांड होगा, जितना पूछा जाएगा उसी अकॉर्डिंग आप भरेंगे। तो पहला ये कह रहा है कि व्हाट इज़ क्राइम, क्राइम क्या है, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम टॉट एंड सिन। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि कैसे ये अलग है टॉट और सिन से। टॉट आप जानते हैं, टॉट इज अ सिविल रॉन्ग और सिन मतलब पाप से, कैसे ये अलग है। तो दो क्वेश्चन है, पहले पार्ट से हम पहले डील करेंगे, फिर देन आफ्टर हम दोनों के बीचों में डिफरेंस बताएंगे। मतलब क्राइम वर्सेस, देखो दो डिफरेंस पूछ रहा है। पहला कह रहा है क्राइम वर्सेस टॉट का डिफरेंस बताओ। फिर दूसरा कह रहा है क्राइम वर्सेस सिन का डिफरेंस बताओ। ठीक है, ये दोनों में आपका डिफरेंस जो है वो पूछ रहा है। देखो पहले तो हम बताएंगे कि क्राइम क्या है। क्राइम इज एन एक्ट, क्राइम एक एक्ट है विच इज इनएविटेबल इन द ह्यूमन सोसाइटी बिकॉज एवरीबडी डज नॉट अबाइड बाय द सोशल नॉर्म्स। अब यहाँ देखो क्राइम जो है, क्राइम या अपराध एक ऐसा चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में दिखता है और हमेशा ये परसिस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में तरह तरह के लोग हैं। बहुत लोग सोशल नॉर्म से, लॉ से अबाइड हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन बहुत लोग जो हैं वो नहीं मानते लॉ को। वो मानते हैं कि नहीं, किसी की जान ले लेना, किसी का मर्डर कर देना, किसी का हाथ पैर तोड़ देना बहुत भौकाल वाली बात होती है। समझ रहे हो? ये कहीं से कुछ गलत नहीं है अपना दबदबा बनाने के लिए, चाहे अपना भौकाल झाड़ने के लिए। तो वो लोग ऐसे तत्व हैं, सोशल जो सोसाइटी के हैं वो ऐसे एलिमेंट है जो उनको कहीं किसी से मतलब नहीं है कि मोरालिटी क्या है, लॉ क्या है, ये सब चीज़ें हैं। और इन्हीं के लिए जो है पनिशमेंट को डिफाइन करना या पनिशमेंट को लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी सोसाइटी कभी अलग नहीं हो सकती क्राइम से, क्योंकि तरह तरह के लोग, तरह तरह की थिंकिंग। इसीलिए क्राइम को डिफाइन करना पड़ा कि क्या क्राइम है। और क्राइम वो है जो हमारे इंडियन पिनल कोड में बताया गया है या हमारे किसी भी इंडिया में जो कानून है उसमें जो भी बताया गया है, जो पनिश्ड है, ठीक है ना, जिसके लिए पनिशमेंट है या जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, वो क्या है, क्राइम की श्रेणी में आता है। द वॉयलेशन ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स इफ पनिशेबल आर लेबल्ड एज क्राइम। अब ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ ही क्राइम बन जाएगी। क्राइम कौन सी चीज़ बनेगी? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होगी, ठीक है, और उसको क्राइम का हम लोग दर्जा दिए होंगे। हम लोग नहीं, हमारे लॉ ने। Every society is confronted with the problem of crime and criminality, although their forms may differ according to the society and the policies being followed by the government at a particular time. अब यहाँ देखो हमारे सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में अलग, हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के क्राइम होते हैं। हो सकता है कि कहीं पे किसी को जान से मार देना या कहीं पे किसी को थप्पड़ मार देना, गाली दे देना, ये क्राइम नहीं है। लेकिन कहीं पे ये हो सकता है कि बहुत बड़ा एक क्राइम हो। तो हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के क्राइम जो हैं वो परसिस्ट होते हैं। ठीक,
ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो क्राइम है ज़रूरी नहीं कि ये बांग्लादेश में भी क्राइम हो, ज़रूरी नहीं ये भूटान में भी क्राइम हो, ज़रूरी नहीं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्राइम हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो क्राइम है ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे भी क्राइम हो। ठीक, तो अलग अलग सोसाइटी के अनुसार वहाँ की क्राइम जो है, क्राइम का नेचर है और जो क्राइम है वो भी अलग अलग होता है। क्या कह रहा है, क्राइम इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ सोशल इंजरी। इंग्लैंड, अब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू द टाफ्ट एंड इंग्लैंड, ये कहते हैं कि क्राइम जो है ये वन ऑफ द सोसाइटल इंजरी है, मतलब समाज को इंजरी पहुंचाता है क्राइम। आप पूछोगे कि कैसे मैम, क्राइम जो है वो समाज को कैसे इंजरी पहुंचाता है? क्यों भाई, अगर मान लो कि किसी के भी साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कि किसी को मार दिया जा रहा है दिन दहाड़े, या उसके घर में लूट कर दी जा रही है या डकैती कर दी जा रही है, तो ये क्या कहीं से सोसाइटी के लिए अच्छा है क्या? इससे सोसाइटी खुश होगी क्या? इससे सोसाइटी के अंदर डर नहीं बैठेगा? बैठेगा कि नहीं? एक घर में अगर चोरी होती है ना, एक घर में अगर डकैती होती है तो पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा मोहल्ला या पूरा का पूरा इलाका कह लो, प्रदेश कह लो, वो सब डरा रहता है। तो ये क्या है, सोशल इंजरी है कि नहीं? तो क्राइम एक सोशल इंजरी है। एवरी सोसाइटी हैज़ सर्टेन वैल्यूज़ टू बी रिस्पेक्टेड। हर एक सोसाइटी के पास क्या है भैया, अपनी वैल्यू है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं लोग। अब हर एक सोसाइटी में अलग अलग वैल्यूज़ होती है। आप किसी गांव में जाओगे तो वहाँ की अपनी अलग वैल्यूज़ होती है, वो अपने वैल्यूज़ के अनुसार काम करते हैं। दीज वैल्यूज़ आर लेट डाउन बाय द ग्रुप ऑफ डोमिनेट्स ऑफ द सोसाइटी। और ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, तो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास संस्कार नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है। ये वैल्यूज़ बनाता कौन है? ये वैल्यूज़ उस सोसाइटी के जो भी डोमिनेटिंग पीपल होते हैं, ठीक है, अमीर कह लो या फिर पढ़े लिखे लोग कह लो ज़्यादा, वो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, रूल्स को बनाते हैं या वैल्यूज़ को बनाते हैं, और जितने भी लोग होते हैं उन सबको क्या करना होता है, ये फॉलो करना होता है, ये ऑब्लिगेशन होता है उन पे। इफ़ एन एक्ट डज नॉट कन्फर्म to these values and is against its interest, the punishment can be prescribed for non-conformity. Thus, the crime is an act prohibited by the law for which punishment is provided under the legal provision. कह रहा है कि अगर जो सोसाइटीज़ की वैल्यूज़ है जो बनाई जाती है डोमिनेटेड पीपल के द्वारा, या फिर अगर हम लॉ की ही बात करें उनके द्वारा, अगर जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, अगर वो एक्ट आप करते हो, काम आप करते हो, तो आपको उसके लिए पनिशमेंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ कह रहा है कि जनरली जो क्राइम होता है, जनरली अ क्राइम इज़ एन एक्ट दैट इज़ इमोरल एक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि हर एक क्राइम जो है वो इमोरल होगा, लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं होता है। वाइस वर्सा ऐसे नहीं कि ऑल क्राइम्स आर इमोरल, तो ऐसा भी हम क्या कह सकते हैं क्या कि ऑल इमोरल थिंग्स आर क्राइम? तो नहीं, वाइस वर्सा नहीं होता है। जो भी इमोरल है वो ज़रूरी नहीं कि क्राइम हो, ठीक है ना, और जो भी क्राइम है वो ज़रूरी है कि इमोरल होगा। ठीक है, चलो। But criminality and immorality are the notions of do not always coincide। मतलब एक पहलू के ये दो सिक्के हमेशा नहीं हो सकते। कौन? क्रिमिनलिटी और मोरालिटी। जैसे मान लो कि कोई आप जा रहे हो रास्ते से और सामने तालाब है और तालाब में कोई एक बच्चा डूब रहा है, आपको तैरना नहीं आता है, वो बच्चा कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन आप खड़े होकर देख रहे हो उसको, सिर्फ आप चाह के भी उसको बचा नहीं पा रहे हो, प्रयास नहीं कर रहे हो, तो क्या आपने कोई क्राइम किया है? आप, ये इमोरल तो है कि कोई आपसे हेल्प मांग रहा है लेकिन आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो, तो ये इमोरल तो है, लेकिन क्या ये क्राइम है? नहीं, क्राइम है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि ये एक सिक्के के दो पहलू हमेशा नहीं होते, क्रिमिनलिटी और मोरालिटी। ऑल क्राइम आर इमोरल, बस ऑल इमोरल थिंग्स आर नॉट ऑलवेज क्राइम, ये याद रखना तुम, और चाहे तो लिख करके भी आ सकते हो अपने पेपर में। दे मे डिफर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट, वही मैंने जो बताया वही चीज़ है, यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि द क्राइम इज़ अ चेंजिंग कॉन्सेप्ट। क्राइम हमेशा बदलता रहता है। मैंने बताया ना कि सोसाइटी हमारी जो है वो डायनेमिक इन नेचर है, स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्राइम भी बढ़ते जाएंगे, नए नए तरह के क्राइम होते जाएंगे। जैसे जब हमारे यहाँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज नहीं होती थी तो इस तरह के डिजिटल फ्रॉड कह लें या टेक्नोलॉजिकल जो भी फ्रॉड होते हैं वो नहीं आते थे या नहीं थे, लेकिन अभी क्या ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना।
ये डिजिटल फ्रॉड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये क्या क्राइम निकल के आया है ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी चेंज हुई तो क्राइम भी बढ़ के आएगा। आजकल क्राइम करने वाले ज़्यादा एडवांस हो गए हैं हमारे लॉ मेकिंग से, ठीक है। लॉ जैसे ही बनता है वैसे क्राइम करने वाले लोग उससे ज़्यादा एडवांस लोग आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कहीं ना कहीं कह लें कि हमसे एडवांस होते हैं पढ़ने में, या पढ़े लिखे लोग ही बहुत अच्छा क्राइम कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो, द क्राइम हैज़ क्लोज रिलेशन विद द पब्लिक ओपिनियन टू द पॉलिसीज विच द रूलर्स मेक एन पर्टिकुलर टाइम एन एक्ट। अब यहाँ देखो, पब्लिक ओपिनियन से लॉ का बड़ा अच्छा जो है वो रिलेशन है। क्यों है भाई? देखो, जो भी कोई लॉ बनता है, अब मान लो कोई ऐसा लॉ बन जाए जो पब्लिक एकदम उसको अपोज कर रही है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, या फिर पब्लिक उसको मानने के लिए कहीं से तैयार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं लॉ बन करके भी ना वो चल नहीं पाएगा। इसीलिए जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो थोड़ी क्या ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब यहाँ देखो, एन एक्ट दैट इज़ क्रिमिनल टुडे मे नॉट रिमेन क्रिमिनल टुमारो। आज हो सकता है कि जैसे हमारी सोसाइटी आज डायनेमिक इन नेचर है, चल रही है, आगे स्थावर नहीं है, स्थिर नहीं है, स्टैटिक नहीं है, हमेशा चल रही है, तो वैसे लॉ भी चल रहे हैं। तो हो सकता है जो आज क्राइम है वो कल आगे वाले समय में हमारे समाज में क्राइम ना रहे, या फिर आज जो क्राइम नहीं है वो आगे चल करके आपका क्राइम बन जाए, ठीक है। ये चीज़ ये कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि देयर आर मेनी एक्ट्स विच आर रॉन्गफुल बाय नेचर, they are considered to be criminal traditional in criminal tradition says murder, rape, in incendiarism, bulgery, theft, etc. There are some acts which are not criminal by their nature and therefore not malified but malified in prohibition. अब यहाँ देखो, बहुत सारे ऐसे एक्ट है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी अभी भी हैं, और पहले भी इनको मला या फिर गलत इंटेंशन से या फिर कह लें कि इलीगल इसको माना जाता था। जैसे मर्डर हो गया, किसी के साथ रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, बल्जरी हो गया, ये सारी चीज़ें पहले भी हमारे लॉज 1860 का आईपीसी आने के पहले भी ये सब जो था क्राइम था, अपराध था, ऑफेंस था, और अभी भी है। और कुछ चीज़ जो है वो पहले नहीं था लेकिन अब है क्राइम, ओके। तो वही मैंने बोला ना कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे क्राइम का नेचर भी चेंज होता जाएगा। ये क्या कह रहा है कि दस मेनी फैक्टर्स मेक एन क्रिमिनल, दैट इज सोशल एंड इमोरल वैल्यूज, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, पब्लिक ओपिनियन, the policies of government, international relation in dealing with the considered to prejudicial to friendly relation between the states। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल एक्ट को जो है वो बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो गई, पब्लिक ओपिनियन हो गई, या फिर फ्रेंडली स्टेट्स का प्रेजुडाइज करना हो गया। ये सब चीज़ जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है या क्रिमिनल बनाने में फैक्टर निभाते हैं। Therefore it becomes difficult to define a crime। अब बहुत मुश्किल है क्राइम को डिफाइन करना इस सिचुएशन में। अकॉर्डिंग टू द रसल, अगर रसल की बात करें तो ये क्या बोलते हैं, टू डिफाइन crime and accomplished by any writer। In fact, criminal offense are basically difficult task which so far has not been creation of criminal policy adopted from time to time by those sections of the। अब देखो ये क्या कह रहा है रसल ऑन क्राइम, क्या बोलते हैं कि देखो भैया, क्राइम को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो ये एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि क्राइम क्योंकि है चेंजिंग इन नेचर है। आज जो अपराध है हो सकता है कल वो अपराध नहीं है, या फिर आज जो अपराध है, ठीक है ना, नहीं है, वो आगे चल करके अपराध बन जाए। तो आप देख रहे हो कि क्राइम को अगर हम लोग कह दें कि क्राइम को डिफ़ाइन करो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफ़ाइन करना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो डायनामिक है, और इसी वजह से जो क्राइम के नए नए नेचर्स हैं, नए नए फॉर्म हैं, ये भी डायनामिक है। तो क्राइम को डिफ़ाइन करना इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे हम लोग कह सकते हैं कि क्राइम इज़ डिफाइंड, अगर देखा जाए क्राइम इज़ डिफाइंड एज एन एक्ट, ऐसा एक्ट जो पनिशेबल है बाय लॉ और फॉरबिडन है किसी भी कानून के द्वारा, ठीक है ना, या फिर इंजीरियस है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो क्या है, क्राइम है। बस इतना याद रख लेना कि क्राइम को डिफाइंड किया गया है ऐसा कोई एक्ट जो फॉरबिडन है
या पनिशेबल है किसी लॉ के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, या फिर जो चीज़ इंजूरियस है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, वो चीज़ क्या है, क्राइम है। तो अगर क्राइम के बारे में आए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो। ठीक, चलो अब यहाँ देखो ऑस्टिन ने बोला है क्राइम ने, ऑस्टिन की डेफिनेशन है, ब्लैक स्टोन की डेफिनेशन है, बेंथम की डेफिनेशन है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। जैसे बेंथम का देख लीजिए, ऑफेंस आर वॉट एवर द लेजिस्लेचर हैज़ प्रोहिबिटेड फॉर गुड एंड फॉर बैड रीजंस। अब ये देखो ऑफेंसेस जो है अपराध है। अब ये देखो क्राइम जो है वो बड़ा जो है वो भाई है समझ लो, और इसके नीचे आता है ऑफेंस। ठीक है, ऑफेंस। ठीक, तो क्राइम ऑफेंस, ठीक है, क्राइम के अंदर आता है ऑफेंस। तो ऐसा ये मत कह देना कि क्राइम और ऑफेंस को आप लोग एक ही समझ लेना, सिनोनिम्स इसको नहीं समझना। ठीक है, क्राइम एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया को कवर करता है, ऑफेंस उसका एक पार्ट है। ठीक है, जो पनिशेबल बाय एनी लेजिस्लेचर है या प्रोहिबिटेड बाय किसी लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोहिबिटेड है कोई ऑफेंस जो गुड और बैड रीजंस के लिए प्रोहिबिट किया गया है। ठीक है, चलो इसी तरह ये है, ऑस्टिन का भी है। तो 1 2 3 अगर आप याद कर लेते हो इसका डेफिनेशन तो आपका काम चल जाएगा। ठीक, चलो अब दोनों में डिफरेंस देखो। सिन यानी पाप और क्राइम में क्या अंतर है, अपराध और पाप और अपराध में क्या अंतर है। तो अ सिन इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिलीजन। जैसे अलग अलग धर्म होते हैं, हमारा हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है। ठीक है, इन सब का अपना अपना धर्म है, और ये धर्म में बताई गई बात जो पाप है, ठीक है ना, उस पाप को अगर आप परफॉर्म करते हो तो जो रिलीजन में कही गई बात है, आपको मना किया गया, उस चीज़ को आप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, सिन कर रहे हो, पाप कर रहे हो। लेकिन क्राइम जो है वो ऑर्डर ऑफ लॉ, जो चीज़ लॉ में कही गई है उसके अगेंस्ट आप जा कर रहे हो कुछ काम, तो वो क्या है, क्राइम है। और सिन में जो है वो हमेशा आप जवाबदेह किसके लिए होते हैं, गॉड के पास। आप गॉड के पास जाओगे फिर आपका हिसाब होगा। लेकिन यहाँ अगर क्राइम करते हो तो ये आप स्टेट के लिए, मतलब जो भी हमारे लॉ है, जो भी हमारा देश है, उसके प्रति आप तुरंत ही जिम्मेदार ठहरा जाओगे इसी जन्म में। उसके लिए आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अकाउंटेबल हो गए आप स्टेट्स के। अब यहाँ देखो, इसमें आपको डिवाइन पनिशमेंट मिलती है। जब आप पाप करते हो तो आपको दैवीय जो पनिशमेंट है वो मिलती है, देवी देवता आपको पनिशमेंट देते हैं। लेकिन अगर आप क्राइम करते हो तो आपको लॉ पनिशमेंट, जो लॉ में पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है उस क्राइम के लिए पनिशमेंट, वो आपको मिलता है। अगर आप पाप करते हो तो क्राइम मे बी अ क्राइम और नॉट। सिन जो पाप है वो हो सकता है क्राइम हो भी या ना भी हो। ठीक, लेकिन जो क्राइम है वो सिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वाइस वर्सा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अ ट्रू रेपेटेंस में वाइप आउट सिन, अ ट्रू रेपेटेंस डज नॉट वाइप आउट द क्राइम। कह रहा है कि अगर आप पछतावा, रेपेटेंस का मतलब क्या होता है, पछतावा, अगर आप पछतावा कर लेते हो, धर्म में होता है ना कि आप 100 लोगों को खाना खिला दो, 100 गरीब लोगों को कपड़ा बांट लो, तो तुम जो पाप किए हो वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप क्राइम कर दिए हो तो फिर आप कितने भी लोगों को खाना खिला दो, चाहे कुछ भी कर दो, आपका जो क्राइम है वो वाइप आउट नहीं होगा, आपको पनिशमेंट उसके लिए मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। तो अ टॉर्ट इज एन एक्ट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अब यहाँ देखो, टॉर्ट जो होता है वो क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है। व्हाट इज टॉर्ट, तो टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ये इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ होता है। लेकिन जो क्राइम है ये ऑलवेज जो होता है पब्लिक एट लार्ज के लिए या फिर स्टेट के लिए, ये क्या होता है, अगेंस्ट होता है। टॉर्ट में जो है वो सिविल रेमेडी आपको मिलती है, सिविल रेडी कंपनसेशन के रूप में मिलती है, क्षतिपूर्ति मिलती है। लेकिन क्राइम देखें तो क्राइम में जो है वो आपको क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ता है, अपना जो भी केस लड़ना है उसमें। टॉर्ट में कंपनसेशन आपको मिलता है, लेकिन क्राइम में आपको पनिशमेंट मिलता है। टॉर्ट इज नेवर क्राइम, टॉर्ट कभी क्राइम नहीं हो सकता, लेकिन जनरली हर एक क्राइम जो है वो टॉर्ट में आ जाता है। ठीक, चलो तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 का जो बी क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ क्राइम डिस्कस। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है ये आपको बताना है।
जो भी हमारे बच्चे सेमेस्टर के हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम बहुत अच्छे से पता है। जो हमारे ऐप पे सेमेस्टर की क्लासेस चलती हैं उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से आईपीसी को कवर किया है और इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स को भी हम लोग ने देखा है। तो 4 जो है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होता है और ये जनरली जो है ये आपका 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम होते हैं, पर्सन एंड ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और फॉर इंजरी। अब यहाँ देखो, क्राइम करने वाला व्यक्ति, क्राइम करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। दूसरा, क्राइम करने के लिए उसका इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए पहले से। तीसरा, वो जो इंटेंशन बना के रखा है उसको वो परफॉर्म करना चाहिए, उसका एक्ट करना चाहिए, ठीक है। और उस एक्ट के वजह से सामने वाले पर्सन को या किसी भी पर्सन को उसकी इंजरी होनी चाहिए, उसको चोट पहुंचनी चाहिए उससे। तो ये 4 चीज़ें आपको है। अगर पूछा जाए कि क्या ह्यूमन बीइंग जो है सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही होता है, एनिमल अगर किसी को मार दें तो क्या वो पनिशमेंट उसको मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? एनिमल के पास इंटेंशन, मेंस रिया एब्सेंट होता है, मेंस रिया उनका इंटेंशन नहीं होता है। हाँ, आप उसको हार्म करेंगे तो अपने प्रोटेक्शन में वो आपको जो है चोटिल कर सकता है, घायल कर सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन नहीं होता है, मेंस रिया उसकी नहीं होती है। तो जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है क्राइम का वो है मेंस रिया, और वही एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल्स में। दैट्स वाई वो क्राइम में नहीं आते हैं, ह्यूमन बीइंग को ही रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ह्यूमन बीइंग जो थे उनके अलावे जो भी एनिमल्स थे, अगर एनिमल्स किसी को मार देते थे तो उनको भी मार दिया जाता था, उनको भी मार करके लटका दिया जाता था बीच बचा। लेकिन बाद में हमारे जैसे जैसे हमारा ये लॉ का फॉर्मेशन हुआ, कानून बना, देखा गया अरे भाई इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम तो 4 ही हैं, और उसमें से फर्स्ट जो है एलिमेंट वो क्या है? ह्यूमन बीइंग। और ह्यूमन बीइंग तो ये है नहीं, इनका इंटेंशन तो है नहीं, तो कैसे वो क्राइम जो है वो कर सकते हैं? इसीलिए उनको अलग रखा गया इस चीज़ से, ठीक है। अब ये बात अलग है कि आप अपने घर में शेर पाले हैं या कुत्ता पाले हैं कोई खतरनाक, और आप साथ में उसको लेके चलते हैं और आपको किसी के ऊपर खुन्नस रहता है, आप सीधे अपने कुत्ते को शू बोल देते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं ना, शू शू बोलते हो, और वो जाके काट लेता है, तो क्या होगा? क्या वो जो व्यक्ति जो इंजर्ड हुआ है वो केस नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन उस कुत्ते पे नहीं करेगा, उस कुत्ते के मालिक पे करेगा, और उस कुत्ते का मालिक जिम्मेदार होगा उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंस रिया इंटेंशन होना चाहिए भाई, बिना इंटेंशन आप किसी को अगर मार दिए हो, मान लो कि कोई ए व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो रास्ते से जा रहा था और सामने उसको कोई वो दिखा, गाय दिखी या कहते हैं ना बुल दिखा, और वो उसके तरफ सीधे बहुत तेज़ी से चलते हुए आ रहा था, तो उसको डर लग गया कि कहीं ये हमको मार ना दे। तो वहाँ पे एक ईंट रखी रहती है सड़क पे ही, वो ईंट उठाता है और क्या करता है, उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो ईंट उस बुल को ना लग करके किसी सामने वाले पर्सन जो बगल से जा रहा होगा उसको लग जाती है, उसका एट स्पॉट जो है वो डेथ हो जाता है। तो बताओ कि क्या जो पर्सन मारा है और सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई है, तो क्या उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे जो ईंटे से चला करके उसको मारा था? नहीं भाई, क्योंकि उसका वो इंटेंशन ही नहीं था। जब उसके ऊपर केस चलेगा तो वो कहेगा कि मेरा तो कोई टेंशन ही नहीं था, मैंने तो बस अपने आप को बचाने के लिए उस बुल से उसको मारा कि वो भाग जाए, लेकिन लग गया इनको और अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। तो उसके ऊपर उसके नेग्लिजेंस के चार्ज लग सकते हैं, लेकिन मर्डर वगैरह के चार्ज नहीं लगेंगे। तो ये जो है इंटेंशन इसीलिए देखा जाता है कि क्या आपका इंटेंशन उस व्यक्ति को मारने का है या नहीं है। मान लो ये 2 चीज़ें तो हैं, ह्यूमन बीइंग भी है और मेंस रिया भी है, लेकिन एक्ट आपने नहीं किया। मान लीजिए कि मेरा किसी पर्सन के साथ खुन्नस है, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा इंटेंशन भी है कि मैं वो मिल जाएगा ना या मिल जाएगी तो मैं उसको जान से मार डालूंगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ, उसका गला दबा के मार दूंगी या उसको गोली से मार दूंगी, ऐसा मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं कभी एक्ट ही नहीं करती हूँ। मैं कभी एक्ट ही नहीं करती हूँ, तो क्या ये क्राइम है? तो नहीं, ये क्राइम नहीं है, ठीक है ना। चलो, एक्ट करना ज़रूरी है और उस एक्ट का कुछ रिजल्ट होना चाहिए, इंजरी भी ज़रूरी है। तो यही मिलके क्या बनता है आपका जो है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो जितना भी मैंने समझाया है ना अभी, ये सारा चीज़ ये PDF में लिखा है, आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये आपका IPC से रिलेटेड है क्वेश्चन, इंटर टेरिटोरियल।
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्राडिशन। अब यहाँ देखो समझा देते हैं, इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो ऐसा कोई भी क्राइम जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर होगा वो पनिशेबल होगा हमारे इंडिया में ही, ठीक है ना, इंडियन कानून के द्वारा ही वो पनिश्ड होगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या कह रहा है कि अगर कोई यहाँ इंडिया का पर्सन या कोई बाहर का पर्सन आकर के इंडिया में क्राइम कर देता है, इंडिया का पर्सन बाहर जाके क्राइम कर देता है, या फिर कोई बाहर का पर्सन जो है फॉरेनर यहाँ आके क्राइम कर देता है, तो वो भी क्या होगा, हमारे इंडियन लॉ के द्वारा ही गवर्न होगा, ठीक है ना। चलो, एक्स्ट्राडिशन क्या है? एक्स्ट्राडिशन एक ट्रीटी होती है। मान लो कि यहाँ का कोई अपराधी है जो भाग गया है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ लेट्स सपोज हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है हमारी गवर्नमेंट की कि हमारे यहाँ के जो भी भागे अपराधी हैं आप उनको पकड़ करके हमारे सामने पेश कीजिए, ठीक है। तो ये होती है एक्स्ट्राडिशन कि जो भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यही होती है कि अगर हमारे यहाँ के अपराधी भाग गए हैं, मतलब 2 देशों के बीच में या 3 देशों के बीच में, जितने भी नंबर ऑफ देशेस हैं उनके बीच में ये ट्रीटी कराई जाती है। अगर हमारे यहाँ की कोई अपराधी जो है वो भाग के गए होंगे आपको, तो आपको हमें उनको वापस करना है, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, What is the law regarding the constructive liability? Discuss the concept of common intention embodied in the IPC. अब यहाँ देखो कॉमन इंटेंशन जो है वो सेक्शन 34 ऑफ IPC में जो है वो बताया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट पे आप क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं हर जगह। अब यहाँ पे देखो कॉमन इंटेंशन या फिर कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है क्या भाई? इसका मतलब ये है कि लेट सपोज यहाँ 4 लोग हैं, 4 लोग अगर क्राइम करने जा रहे हैं, 4 में से कोई एक ही बंदा जो है वो क्राइम, सब 4 लोग ने मिल के क्या किया, सब इंटेंशन बनाया, अपना सारा प्लानिंग वगैरह किया कि ऐसे हमको क्या करना है, क्राइम को भैया डील करना है या फिर परफॉर्म करना है, ऐसे ऐसे काम करना है हम लोग को। और इस 4 पर्सन में से कोई एक पर्सन किसी को क्या करता है, कोई एक पर्सन किसी को क्या बोलता है, गोली मार देता है, ठीक है ना। क्या करता है, गोली मार देता है, शूट कर देता है उसी क्राइम के परफॉर्म करने के दौरान ही, उसी क्राइम के परफॉर्मेंस के दौरान ही इस 4 में से कोई एक पर्सन क्या कर देता है, एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर देता है उस क्राइम को परफॉर्म, उस एक्ट को परफॉर्म करने के दौरान ही। तो बाकी के जो बचे 3 पर्सन, इनको भी पकड़ लिया जाता है और इनके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं, इनके ऊपर भी क्या लगाए जाते हैं, मर्डर के चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये तीनों कहते हैं कि भाई साहब कोर्ट में जाकर के ये बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए कि माना कि हम लोग ने चोरी का प्लान किया था, हम लोग ने इसको एग्जीक्यूशन भी किया था इसका, लेकिन इसमें से ये जो एक नाम का व्यक्ति था ना, इसने ही गोली चलाई थी, हम तीनों ने तो नहीं, हम लोग तो खाली चोरी करने के इरादे से गए थे या लूट करने के इरादे से गए थे। कोर्ट कहेगा नहीं भाई, अगर आप लोग 4 लोग हैं, ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन आपकी पहले की थी, वो चीज़ एग्जीक्यूट करने की, उस क्राइम को एग्जीक्यूशन में लाने का आपका सबका प्लान था, आपने किया भी, वो अटेम्प्ट भी किया, परफॉर्म भी किया। तो उसमें से अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर कुछ कर देता है ना, तो आप सबकी क्या बनती है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनती है। अगर एक मर्डर किया है तो सारे भी के ऊपर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, एज वेल एज सेक्शन 34 ऑफ IPC भी लगेगा कॉमन इंटेंशन का, ठीक है ना। ये चीज़ कह रहा है क्या कि अगर ग्रुप में कोई काम होता है, ग्रुप के लोग एक साथ आकर के कॉमन इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं, तो उसमें से कोई एक भी व्यक्ति अगर गलत काम कर दिया ना, या फिर प्लान्ड जो चीज़ें हैं उससे अगर ज़्यादा जाके काम कर दिया, तो बाकी के जितने भी बचे व्यक्ति होंगे उन सब के ऊपर क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी आ जाएगी, सबकी एक जैसी लायबिलिटी निकल के आ जाएगी और सब एक तरह ही क्या होंगे, एक तरह से ही जो है वो पनिश्ड होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो सेक्शन 34 का जो इसेंशियल है क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, हाँ क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए सेक्शन 34 में, बाय मोर देन 1 पर्सन, हाँ मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए। कोई एक पर्सन करेगा तो कॉमन इंटेंशन की बात ही नहीं आएगी, सिर्फ एक मेंसरिया की बात आएगी। और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, सबका कॉमन इंटेंशन हो वो काम करने में, और ये सब प्री प्लान्ड होना चाहिए, प्रायर मीटिंग होनी चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए माइंड का, प्रायर कंसल्टेशन होना चाहिए बिटवीन द पीपल, ठीक है। ऐसा नहीं कि अचानक ही हो जाए। अब इसमें RV वर्सेस क्रूज का केस है, ये देखो, ये जो केस है बरिंदर कुमार घोष और एम्परर का ये केस है, ये इम्पॉर्टेंट केस है। और महबूब शाह
महबूब शाह एम्परर का केस है, इसको आपको एक बार पढ़ना है अच्छे से जाके। ये दो केस, बरिंदर घोष का केस और बरिंदर कुमार का केस और महबूब शाह एम्परर का केस आपको जो है वो पढ़ना है इस कॉमन इंटेंशन में, ठीक है ना। ऐसे करके आपका ये जो कॉमन इंटेंशन का टॉपिक है ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम आंसर की बात करें, आंसर राइटिंग की, तो आंसर राइटिंग होनी कैसी चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग होनी कैसी चाहिए, तो पहला तो भाई इंट्रो वाला पार्ट होना चाहिए। इंट्रो में क्या होना चाहिए, मीनिंग आप अपने तरीके से बताइए। फिर अगर जूरिस्ट हैं, ठीक है, जूरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, तो उनकी अकॉर्डिंग दिए गए जो भी थियरीज़ हैं, जो भी डेफिनेशन है वो आप दीजिए, ठीक है। आप मीनिंग और इसका वो दे दिए। अगर इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंस भी बता दीजिए। दूसरा जो होगा आपका होता है बॉडी पार्ट, जिसमें आपका आ जाता है काइंड या टाइप्स, ठीक है ना। कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट्स। फिर उसके बाद आप केस लॉज, इलिस्ट्रेशन या फिर कोई डिफरेंस आपको देना है वो, ठीक है। फिर तीसरा मतलब जितना भी मेन चीज़ है वो बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका कंक्लूजन, मतलब जो भी आप बात ऊपर लिखे हैं उसी को आप समराइज़ कर दीजिए, वही कंक्लूजन में चीज़ें आ जाएंगी। अपना ओपिनियन भी चाहे अगर मांगा हुआ है क्वेश्चन तो आप दे सकते हैं। तो यही एक जो है तरीका है आंसर राइटिंग का, ये आपको फॉलो करना चाहिए। अगर ये आप करते हैं और हर एक लॉन्ग आंसर में जो है ना आप 2 केस लॉज, लॉन्ग क्वेश्चन जो आते हैं उसमें 2 केस लॉज को डालिए, ठीक है ना। 2 केस लॉज आप छाट लीजिए कि अच्छा ये क्वेश्चन आता है तो ये मैं 2 केस लॉज देखूंगा। और जो मैंने 2 केस लॉज कॉमन इंटेंशन बताए बरिंदर कुमार का और एक महमूद शाह का, इसको आप ज़रूर कॉमन इंटेंशन में डालिएगा और इसको देख लीजिएगा। आपको अवेलेबल हो जाएंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको अगर गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये केस अच्छे से पढ़ने मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा। इसकी इम्पोर्टेंस आपको देखने मिलेगी जब आप एग्ज़ाम में अपने जाएंगे, आंसर राइट करेंगे तब। तो ठीक है, मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।